कभी खुशहाल, कभी उदास, कभी जीत, कभी हार होगी। जिंदगी की सड़क है, धीरे धीरे पार होगी। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, सुप्रभात हमारे सभी दर्शकों का। स्वागत है आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, हम सभी के जीवन में तमाम रंग आते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम खुशहाल होते हैं तो कभी उदास होते हैं, कभी हम सफल होते हैं तो कभी असफल होते हैं, कभी निराश होते हैं तो कभी प्रोत्साहित होते हैं। लेकिन इन तमाम रंगों के साथ हम जीते हैं, क्योंकि इसमें जीने में जो एक गुण जो हमें हमेशा काम आता है, जिसे हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, वो होता है धैर्य का गुण। और दर्शकों, कहते हैं कि अगर हमारे पास धैर्य हो, हिम्मत हो, तो जीवन की किसी भी कठिनाइयों का सामना हम बड़ी ही आराम से हंसते हंसते कर सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन में धैर्य रखें, हिम्मत रखें और हर मुकाम को मुमकिन करें। और साथ ही साथ कहते हैं कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छे विचार से हो तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि सुबह सुबह हमारा मन जो होता है वो शांत होता है, स्थिर होता है, और जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या कार्य करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ होता है और हम उसमें सफल होते हैं। आइए एक ऐसे ही बेहतरीन विचार के साथ आज के दिन और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कहे अनमोल वचन पर। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर अशोक घोष, पूर्व अध्यक्ष बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, साथ ही साथ ये वर्तमान समय में महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में बतौर प्रोफेसर एंड HOD रिसर्च कार्यरत हैं। सर, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। अशोक जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत आपके शुरुआती दौर से करना चाहूँगी कि आप अपने जीवन के शुरुआती प्रभावों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा जीवन का शुरुआत गांव के परिप्रेक्ष्य में हुआ। मेरा जन्म एक गांव में हुआ जो अभी झारखंड का एक हिस्सा बन गया है। नहीं, पहले तो बिहार का ही हिस्सा था। और जिस गांव में मेरा जन्म हुआ उसमें बिजली नहीं थी जी। तो लालटेन की लाइट में मेरा जन्म हुआ। और यह बहुत बड़ा कारण है कि अभी तक मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ। पढ़ाई लिखाई शहरों में हुई, नौकरी शहरों में किया, लेकिन चूँकि गांव से कनेक्शन है, खेती बाड़ी है, तो गांव से भी कनेक्टेड रहा मैं। पढ़ाई में पटने में पढ़ाई किया मैंने। पटना हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया, साइंस कॉलेज से BSc किया, पटना यूनिवर्सिटी से MSc किया, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा अपने बैच का। और मैंने ऑप्ट किया कि मैं टीचर बनूंगा, क्योंकि मुझे शुरू से ये लगाव था कि मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, अगर मैं IAS बन जाता हूँ, IPS बन जाता हूँ या बैंक में चला जाता हूँ तो मेरा ज्ञान सीमित रह जाएगा मेरे तक। लेकिन अगर मैं टीचर बनता हूँ तो मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उसको डिसेमिनेट कर पाऊँगा। इसलिए मैं टीचर बना और टीचिंग करते हुए 51 साल हो गया मुझे। अभी भी टीचर से जुड़ा हुआ। 1972 में मैंने लेक्चरशिप ज्वाइन किया था जी। तो अभी तक मैं अब 72 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन टीचिंग अभी भी करता हूँ, क्लास अभी भी ले लेता हूँ और आनंद आता है इसमें। शोध से भी जुड़ा हुआ हूँ, रिसर्च से भी जुड़ा हुआ हूँ, और कई तरह का शोध है जिसमें मेरा थ्रस्ट ये रहता है कि हमारे शोध का जो परिणाम है वो केवल मेरे CV के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण हो, सोसाइटल इम्पैक्ट भी हो। तो मैं कॉलेज में भी पढ़ाया मैंने, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन भी रहा 5 साल, साथ में शोध भी करता रहा, और अभी भी मैं शोध से जुड़ा हुआ हूँ। कई नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, और अधिकतर जो शोध है वो सोसाइटल रिसर्च है। बिल्कुल। अगर आपके कार्यकाल की बात करें या आपके योगदानों की बात करें या आपके रिसर्च पेपर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव इन्वायरमेंट से है, वातावरण से है। इनसे जुड़ना महज इत्तेफाक था या कोई ख़ास वजह? नहीं, जिस समय मैं पढ़ाई करता था, 1972 की बात कर रहा हूँ, जब मैं MSc पास किया था, उस समय इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम नहीं था जी। और कॉलेजों में भी इन्वायरमेंटल साइंसेस की पढ़ाई नहीं होती थी। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब पढ़ाई होती थी। और बचपन में हम लोगों ने कभी वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण के बारे में सोचा भी नहीं। कहीं से पानी पी लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, किसी भी नल से पानी, बॉटल्ड वाटर नहीं था उस समय। लेकिन धीरे धीरे चेंज होने लगा था हम लोग के लाइफ टाइम में।
और हमको लगा कि ये जो परिवर्तन है वो आगे आगे के समय में काफ़ी ह्यूमैनिटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसके चलते चूँकि गांव का भी मेरा परिप्रेक्ष्य था, नेचर के बीच में पैदा हुआ था, प्रकृति के बीच में जाता था हर साल, गंगा करीब थी, पटना के भी करीब थी और वहाँ भी करीब था। तो मेरा धीरे धीरे जो स्ट्रेटजी हुआ पढ़ाई का या पढ़ाने का या शोध का, वो हमको लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने अपने काम का जो दिशा था उसको इन्वायरमेंट के फील्ड में जोड़ा और मेरे जीवन काल में इतना परिवर्तन हो गया जिसका मैंने आशंका नहीं किया था पहले। हम अपने बचपन को अगर कंपेयर करते हैं अभी से, पटना ही शहर का लीजिए, तो बहुत परिवर्तन हो गया है, बहुत तरह का समस्या आ गया है। आप देखती होंगी बॉटल वाटर पीते हैं लोग। और मेरे मोहल्ले में, हम गर्दनी बाग में रहते थे क्वार्टर्स में, अभी तो डिमोलिश हो गया है। पूरे मोहल्ले में जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ा करता था, 2 कारें थीं, एक डॉक्टर साहब की, एक वकील साहब की। आज के दिन में हर घर में 2 कारें। जल प्रदूषण के बारे में बात करते हैं कि भाई पानी में बहुत प्रदूषण हो गया, तो आदमी तो पहले भी था। ट्रैफिक जाम की बात करते हैं, मैं गर्दनी बाग से साइंस कॉलेज साइकिल से जाता था, कहीं कोई ट्रैफिक जाम में नहीं फंसता था। आज आप कभी भी किसी रोड पर जाएं तो ट्रैफिक जाम तो आम चीज़ है। तो ये सारा परिवर्तन बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है और इसके निष्पादन के लिए ज़रूरी है कि पर्यावरण की दिशा में शोध किया जाए। जो प्रॉब्लम्स आ रहा है या आने वाला है उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। प्रॉब्लम तो आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं, लेकिन बीइंग ए साइंटिस्ट हम लोग का रोल ये भी होना चाहिए कि खाली प्रॉब्लम का बात नहीं करें, बल्कि इस प्रॉब्लम को दूर करने का निदान का भी उपाय करें। तब तक नहीं से सॉल्व होगा प्रॉब्लम जब तक कि हम लोग सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। और एक और बात मैं बोलता हूँ हर जगह कि आज के दिन में वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण इतना ह्यूज प्रॉब्लम हो गया है, इतना बड़ा समस्या हो गया है कि केवल सरकार के एफर्ट से या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एफर्ट से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना मुश्किल है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन जन भागीदारी की भी ज़रूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन ह्यूज है। 8 बिलियन हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अगर कोई सरकार चाहे कि 8 बिलियन ट्री हम एक दिन में लगा दें, कभी संभव नहीं होगा। लेकिन 8 बिलियन लोग अगर डिसाइड कर लें कि हमको एक दिन में एक पौधा लगाना है, तो 8 बिलियन पौधा लग जाएगा। यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ द कम्युनिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नॉर्मली दिमाग में होता है लोगों के प्रदूषण हो रहा है, सरकार जिम्मेवार है। सरकार जिम्मेवार है, लेकिन आप भी कंट्रीब्यूट कीजिए, मिल के काम कीजिए, तभी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू और सरकार के एफर्ट के थ्रू इस प्रॉब्लम का निदान हो सकता है। अभी भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। अगर बात करें हमारे जीवन की, तो कहते हैं कि हम सीधे तौर से प्रकृति से जुड़े हुए, हम अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए इस पर आश्रित हैं। तो आज के समय में प्रकृति का साथ हमारे साथ बरकरार रहे और यह स्वच्छ भी रहे, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए और कितना ज़रूरी है? देखिए, मैं अक्सर महात्मा गांधी का एक कोट बोलता हूँ, बताता हूँ लोगों को। उन्होंने कभी कहा था कि मदर अर्थ हैज़ एनफ सफिशिएंट फॉर आवर नीड बट नॉट सफिशिएंट फॉर आवर ग्रीड। बहुत पहले कहा था उन्होंने। आज के दिन में ये फ्रेज भी चेंज हो गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग 8 बिलियन क्रॉस कर गए हैं पृथ्वी पर, और 8 बिलियन जो पॉपुलेशन है उसको ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना हवा जो भी है वो एक ही पृथ्वी से मिलता है, 2 पृथ्वी तो है नहीं। और हम लोगों ने मॉडलिंग किया है जिससे ये स्पष्ट होता है कि अभी के आबादी को उसको प्रोवाइड करने के लिए, उचित संसाधन देने के लिए, जीवन यापन के लिए 1.4 अर्थ चाहिए, 1.4, जो कि नहीं संभव है। और ये भी मॉडलिंग किया गया है कि अगर हम आबादी को इसी तरह बढ़ते हुए छोड़ दें तो इस शताब्दी के अंत में हम लोग 12-13 बिलियन हो जाएंगे। और तब और लाइफस्टाइल हम लोग इसी तरह चेंज करते रहे तो 4 पृथ्वी की आवश्यकता होगी। और हमको नहीं लगता है कि हम लोग चांद पर चले गए हैं, लेकिन एक पृथ्वी पैदा कर सकते हैं। तो रहना है तो एक पृथ्वी पर ही। इसलिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ तो करना होगा। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करना होगा और अपने लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करना होगा। फिर मैं अपने बचपन की ओर जाता हूँ तो हम लोग के घर में एक फ़ैन हुआ करता था, सीलिंग फैन। कूलर एसी कुछ नहीं था, और उसमें हम लोग मज़े से रहते थे, खुश रहते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत तकलीफ में रहते थे। फ़ैन की जगह पर कूलर आया, कूलर के जगह पर एसी आया। अब आप चारों ओर एसी देख रही हैं, हर घर में 5-5 एसी 10-10 एसी लगा हुआ है।
तो ये जीवन शैली में बदलाव आते गया। हम लोग आराम सुविधा भोगी पॉपुलेशन हो गए और अपने आराम के लिए प्रकृति का दोहन जितना हो सकता था उससे ज़्यादा करने लगे। और इसीलिए हम बोलते हैं एज ऑफ टुडे मदर अर्थ हैज़ नॉट सफिशिएंट फॉर योर नीड इवन फॉर योर ग्रीड। ज़रूरत के लिए भी काफ़ी नहीं है। अगर ज़रूरत के लिए काफ़ी होता तो ये समस्या नहीं होता। तो दो दिशा में काम करने की आवश्यकता है हम लोगों को, सरकार को या हम लोग आम आदमी को भी, कि अपने आवश्यकताओं को थोड़ा सीमित करें और साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ को लिमिट करें। एक सीमा के बाद अनबेरेबल हो जाएगा। मदर अर्थ कितना लोड लेगी। जब आज़ाद हुए थे हम लोग तो 36 करोड़ थे हम लोग इंडिया में, आज के दिन में 140 करोड़ है। तो अब इमेजिन कर लीजिए 1947 की बात 36 करोड़, आज की बात 140 करोड़। लेकिन इंडिया का साइज़ तो नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं है कि इंडिया का साइज़ दुगना तिगुना हो गया, उतना ही रहा। संसाधन नहीं बढ़ा, संसाधन तो वही है। और आपका खाना पीना सब तो प्रकृति से मिलना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर हर आदमी को सोचना होगा। और ऐसे भी कहते हैं कि खुद को स्वस्थ रखना चाहते हो तो पर्यावरण को स्वच्छ रखो। इसके बढ़ते प्रदूषण के मुख्य क्या कुछ कारण आप मानते हैं? 2-3 मुख्य कारण है ये जो बदलाव आया है। जैसे अगर आप वायु प्रदूषण को लें तो वायु प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बहुत बड़ा है। क्योंकि मैंने बताया कि मेरे मोहल्ले में 2 गाड़ियाँ हुआ करती थी, आज हर घर में 2 गाड़ी है। वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो वृद्धि हुआ है ट्रक्स का, कार्स का, 2 व्हीलर्स का, 3 व्हीलर्स का, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिहार में थर्मल पावर है, जो कि न्यूक्लियर पावर तो है नहीं बिहार में, हाइडल पावर भी नहीं के बराबर है। तो थर्मल पावर में कोयला यूज होता है और कोयला जब यूज होता है तो उत्सर्जन बहुत होता है। तो ये धीरे धीरे जो हम लोग को डिमांड और सप्लाई का जो रेस चलते रहा, उसके चलते जो एमिशन हुआ, कार्बन का एमिशन हुआ, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो साधन था वो नहीं बढ़ा। जैसे आप मान लीजिए कोई आपका एक्टिविटी है जिससे कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो कार्बन का उत्सर्जन को अगर आप फिर से ट्रैप कर लें वापस, तो समस्या का निदान हो सकता है। और प्रकृति ने ट्रैप करने का साधन बना के रखा था। जो प्रकृति है वो आपने जो आपके एक्टिविटी से जो कार्बन का उत्सर्जन हुआ उसको रीएब्जॉर्ब करने के लिए एक तो पेड़ पौधे हैं, दूसरा नदी है, समुद्र है, वेटलैंड्स है। बिहार में बहुत वेटलैंड हुआ करता था, तो वेटलैंड सिंक का काम करता था कार्बन के लिए, एब्जॉर्ब करता था। अब वो विलुप्त हो गया। नॉर्थ बिहार जैसे जगह में जहाँ काफ़ी वेटलैंड्स है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ट्री कवर का प्रॉब्लम है, कंक्रीट जंगल बनते जा रहा है। तो जो सिंक था वो नहीं बढ़ा, सोर्स बढ़ते गया। तो बैलेंस होना चाहिए ना, कि अगर आप उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं, कोई पोल्यूटेंट बढ़ा रहे हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सिंक भी होना चाहिए। तो उत्सर्जन बढ़ाते गए आप, बढ़ाते गए, सिंक को घटाते गए, तो इम्बैलेंस हो गया। ये बैलेंस नहीं रहा, उसके चलते एयर पोल्यूशन हो गया। उसी तरह से पानी का समस्या लीजिए। आपको याद होगा शुरुआत में 70s में जो हम लोग का पानी पीने का स्रोत था वो सरफेस वाटर था, अधिकतर कुआं था, नदी था, जलाशय था। लेकिन उस समय कहा गया WHO के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, कि जो सरफेस वाटर है उसमें बैक्टीरियल लोड बहुत होता है और बच्चों को डायरिया होता है। तो डायरिया से बचने के लिए आदमी को सरफेस वाटर यूज नहीं करना चाहिए, ग्राउंड वाटर यूज़ करना चाहिए। और बहुत तेज़ी से ट्यूबवेल का कल्चर आया। बड़े पैमाने पर नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी ने गांव में, शहर में, हर जगह ट्यूबवेल लगाया और ग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, कृषि के लिए भी, पीने के लिए भी। और उसके चलते जब बहुत अधिक एक्सट्रैक्शन हुआ वाटर का, तो जहाँ एक्यूफर में पानी था वहाँ कुछ केमिकल चेंज हुआ, जिससे बहुत सारे हार्मफुल तत्व जो छिपे हुए थे, सुसुप्त अवस्था में थे, वो रिलीज हो गया। जिसमें एक प्रमुख है आर्सेनिक। मैंने उस पर बहुत शोध किया है। आपके बिहार में 18 डिस्ट्रिक्ट्स में आर्सेनिक मानक से ज़्यादा है। विश्व मानक, WHO का मानक आर्सेनिक का आपके ड्रिंकिंग वाटर में 10 माइक्रोग्राम पर लीटर होना चाहिए। और हम लोगों ने अपने शोध के द्वारा जो मैक्सिमम अभी तक रिकॉर्ड किया है वो 1906 माइक्रोग्राम पर लीटर है। और अगर इतने अधिक मात्रा में आर्सेनिक आ रहा है पानी में, तो ये कारक है कैंसर का भी। कैंसर भी हो सकता है इससे। मैं कैंसर हॉस्पिटल में काम करता हूँ, बहुत सारे गॉल ब्लैडर के
कैंसर के पेशेंट आते हैं, जिसका कारण है दूषित पानी पीना। तो पहले डायरिया का प्रॉब्लम था, तो डायरिया का तो इलाज भी एंटीबायोटिक हो सकता था जी। लेकिन अगर आर्सेनिक युक्त पानी पीने से आपको कैंसर हो जाता है तो कैंसर का तो भी इलाज बहुत परफेक्ट मिला नहीं है। तो अब चॉइस आपके पास है कि आपको क्या पसंद करेंगे, डायरिया से बीमार होना या कैंसर से बीमार होना। तो ये बहुत सारा जीवन शैली में जो चेंज हुआ, लॉन्ग रन में हम लोगों ने इफेक्ट नहीं जाना, तो ये इसके चलते चेंज हो गया। प्लास्टिक को ले लीजिए, प्लास्टिक पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा समस्या है आज के दिन में, बिल्कुल। क्योंकि प्लास्टिक तो जब मिला था, जब डिस्कवरी हुआ था, तो इसको वंडर मिरेकल मटेरियल कहा गया था और एक कार्ल जिगलर साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसके आविष्कार के लिए। और मेरे जीवन काल में ये बहुत बड़ा समस्या हो गया है, क्योंकि जो प्लास्टिक है आप तो फेंक देती हैं, हम लोग भी फेंक देते हैं कि प्लास्टिक फेंक दिया मैंने रोड पर, नाले में चला गया, नदी में चला गया, मिट्टी में चला गया, मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। लेकिन ये प्लास्टिक जो आप फेंकती हैं वो आपके साथ घूम के वापस आता है। होता क्या है कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये अनुमान है कि अगर मिट्टी में या पानी में आप प्लास्टिक को छोड़ देंगे तो उसको केमिकली डिग्रेड होने में 400 साल लगेगा, और ये भी अनुमान है, अभी 400 साल इसके जन्म हुए पूरा हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर आप मिट्टी में या पानी में छोड़ती हैं प्लास्टिक को तो फिजिकली छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगता है, ब्रेक करने लगता है, और उसका साइज अगर नैनो स्केल में या माइक्रो स्केल में चला जाता है तो उसको माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक बोलते हैं। आज के दिन में नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक पानी में, मिट्टी में बहुत हो गया, और ये नैनो प्लास्टिक फूड चेन में चला जाता है, रूट के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो खाना अगर आप खाती हैं तो आपके शरीर में आ जाता है, और आपके शरीर में अगर आ गया तो फिर वो कार्सिनोजेनिक हो गया, कैंसर काउज करेगा। तो आपने तो कहा कि हम तो फेंक दिए नाले में, अब मस्त हो गए, हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन घूम के आपके पास वापस आ रहा है। बिल्कुल। पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, पर्यावरण संरक्षण को में सुधार लाना है, तो लोगों को अधिक से अधिक शामिल करना होगा। इसके तहत हमें क्या कुछ कार्य करने चाहिए ताकि हम खुद को भी स्वस्थ रख सकें और अपने पर्यावरण को भी स्वच्छ रख सकें? बहुत उचित प्रश्न पूछा है आपने। लोगों के दिमाग में अक्सर ये आता है कि इतने बड़े समस्या को हम एक छोटे आदमी, एक मनुष्य क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो खुद को देखिए, सुबह से शाम तक का आपका रूटीन। जैसे पटने में मैं देखता हूँ, अपने दोस्तों को भी देखता हूँ कि पान खाने भी चले जाते हैं कार लेके जी। तो धीरे धीरे ये जो डिपेंडेंस हो गया है वो बढ़ते जा रहा है जी। और खाना कर लीजिए, जैसे बचपन में हम लोग थे तो फ्रिज वगैरह होता नहीं था, ताज़ा खाना हम लोग खाते थे, रात का खाना रात में ख़त्म हो जाता था, सुबह में फिर से फ्रेश खाना खाते थे। अब तो फ्रिज में रखा हुआ 7-7 दिन खाना खाते हैं। रेफ्रिजरेटर का संख्या करोड़ों में हो गया, एसी का संख्या बहुत बढ़ गया। तो ये जो हम लोग का डिपेंडेंस है, एसी अगर आधा घंटा ऑफ हो गया तो हम परेशान होने लगे, जबकि पहले तो एसी हुआ ही नहीं करता था। तो छोटी छोटी बातों में एक तो ये है कि पैदल थोड़ा चलने का प्रयास करें, और कम से कम 500 मीटर तक की दूरी का अगर कोई काम हो, सब्जी लाना हो, भाजी लाना हो, पान खाना हो, तो कम से कम कार या बाइक का यूज़ नहीं करें। आप या तो पैदल जाएं या तो साइकिल पर जाएं। दूरी बहुत है तो ठीक है, दूरी बहुत होने से समस्या है, तब आपको व्हीकल यूज़ करना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा बढ़ावा दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ लोग समझते हैं कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं तो नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, और ऐसे भी सोशल सिस्टम में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जा रहे हैं तो लोग बोलेंगे कि बड़ा लगता है कि प्रभु घोष साहब का स्थिति बहुत दिक्कत वाला हो गया, स्टेटस सिंबल की बात होगी। जी बिल्कुल। तो ये है। दूसरा, पेड़ लगाना, ये तो कॉमन है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम बालकनी में, हम फ्लैट में रहते हैं, तो मेरे पास ज़मीन कहाँ है, कहाँ हम लगाएं पौधा। हमारा अपना घर है, लेकिन मेरा छत भी है, बालकनी भी है, सामने में स्पेस भी है, हर जगह पौधा लगाया जा सकता है। पौधे का प्रकृति चेंज हो जाएगा। आप ठीक है, आप ज़मीन पर जो पौधा लगाएंगे वो अपने बालकनी में नहीं लगाएंगी, लेकिन किसी भी नर्सरी में जाइए तो वो आपको ऐसे पौधे का ढेर दे देंगे जो आप छोटे स्पेस में भी ग्रो करा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बहाना नहीं है कि हम फ्लैट में रहते हैं तो प्लांट कैसे ग्रो कराएं। ये छोटा छोटा स्टेप है जो आप अपने जीवन शैली में बदलाव के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लास्टिक को ना कहें, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल वर्जित है, नहीं यूज़ करना है। लेकिन आज बाज़ार में जाइए आप, अभी भी प्लास्टिक धड़ल्ले से दे रहे हैं सब्जी वाले, फल वाले।
मैंने एक आम आदमी की तरह जाके पूछा कि तुम लोग तो पता है कि प्लास्टिक बैन है, जी। क्यों तुम यूज़ कर रहे हो? तो बोला सर क्या करें, हम लोग तो शुरू में नहीं रखते थे, बगल वाला रखने लगा। कस्टमर आते थे, बोलते थे कि हमको सामान लेना है, थैला दो। हम बोलते हैं नहीं, अपना थैला लेके आइए। बगल वाला बोलता है इधर आइए, हम दे देते हैं। तो हम क्या करें, ग्राहक डिमांड करता है, नहीं तो मेरे दुकान से सामान नहीं लेता है। तो जब तक कि आप ना कहेंगे, अगर हर आदमी सोच ले कि नहीं हम घर से थैला लेके जाएंगे और प्लास्टिक का थैला हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम यूज़ करेंगे तो हम फेंकेंगे। आपको पहले ही बताया कि वो घातक है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो ये करना होगा। और अब तो हम तो देखे हैं सारा दिन, बचपन में हमारे यहाँ 2 थैला हुआ करता था कपड़ों का, एक सब्जियों के लिए और एक नॉन वेजिटेरियन के लिए। नॉन वेजिटेरियन थैला सप्ताह में 1 आध बार यूज होता था, बाकी दिन वेजिटेरियन थैला यूज होता था। उसको हम लोग धोते थे कई बार, और 2 थैला 2 साल 3 साल तक चलता था, तो फेंकने का सवाल ही नहीं उठता था। तो कम से कम थैला रखिए। मेरे गाड़ी में अभी भी थैला रखा हुआ है जी। तो जब भी हम जाते हैं, वैसा उतना बहुत शॉपिंग तो हम नहीं करते हैं, मेरी मिसेस करती हैं, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है तो मेरे गाड़ी में रहता है, मैं थैला भी ले लेता हूँ। ये छोटा छोटा कदम है जिससे कि आप कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। आप ये नहीं कहिए कि हमारे हाथ में शक्ति नहीं है। पटने का हर आदमी अगर ये डिसाइड करे कि हम प्लास्टिक का थैला में सामान नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मैं तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में अध्यक्ष था, मैंने बहुत जगह पर कोशिश किया, प्लास्टिक का प्रोडक्शन बंद करवा दिया, सिटी एरिया में बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर थे बंद करवा दिया। लेकिन प्लास्टिक का थैला गली कूचे में छोटे छोटे रूम में बनता है। क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास इतनी शक्ति होगी कि एक एक कोने में वो छापा मारे? उतना मैन पावर नहीं है। और वो मार्केट में आ जाता है, दूसरे स्टेट से आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि डिमांड है। डिमांड कौन करता है? हम और आप करते हैं। सब्जी वाला तो डिमांड नहीं करता है। वो तो बोला हमको कि सर हम क्या करें, मेरा तो बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। आप बोल रहे हैं कि हम कपड़ा का थैला लाए हैं, दूसरे आदमी बोलते हैं कि नहीं आप तुम्हें थैला नहीं दोगे प्लास्टिक का तो हम नहीं लेंगे तुमसे, बगल वाला रखे रहता है। तो ये सब बहुत सारा स्टेप है, छोटे छोटे स्टेप हैं जिसमें अगर आपकी भागीदारी होगी तो प्रॉब्लम का सलूशन होगा। लाइफस्टाइल, उस पर भी हम कहना चाहेंगे आपको। जैसे 2 चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। एक तो दवा का एक्सेसिव यूज़, हर आदमी डॉक्टर है। आप एक बार छींकिए, आपके पड़ोस में जो बैठा हुआ है वो 4 दवा का नाम बता जाएगा। जी। दवा के दुकान में जाइए, बिना प्रेस्क्रिप्शन को आपको दवा दे देगा। और जो दवा दे देगा, आप खाली जो आप दवा खाती हैं नॉर्मली, डॉक्टर लोग ओवर मेडिकेट करते हैं गांव में खास करके, कि सर्दी खांसी हुआ तो एकदम ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक लिख दिया। आपके शरीर में केवल 10% दवा रिटेन होता है। 90% दवा जो मलमूत्र है उसके थ्रू बाहर चला जाता है, और वो नाली के थ्रू नदी में चला जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है। मैंने एक पेपर पब्लिश किया है पटने में, महावीर कैंसर हॉस्पिटल के इर्द गिर्द का। जो ग्राउंड वाटर है उसमें 59 फार्मास्यूटिकल वेस्ट मिला है। और अगर आप ऐसा पानी पी रही हैं जिसमें फार्मास्यूटिकल वेस्ट है, आप बीमार नहीं है, तो उसको पी के बीमार पड़ जाइएगा। एग्जैक्टली। तो दवा का एक्सेसिव यूज भी नहीं होना चाहिए। विदेशों में आप देखेंगे कि अगर आपको सर्दी खांसी बुखार आया तो 2-3 दिन तक कुछ नहीं करते, कि अगर वायरल फ्लू होगा तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। अगर परसिस्ट करता है तब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। यहाँ तो एक बार छींकिए तो आप नहीं भी बोलिएगा तो आपके घर वाले 4 दवा ला के दे देंगे, अरे खा लो ये हो गया। एक वो जो कि वापस आता है आपके पास, आपने दवा खाया अपने अच्छाई के लिए, घूम फिर के फिर आपके स्वस्थ शरीर में आ गया। स्वस्थ शरीर को दवा देंगे तो बीमार पड़ेंगे। दूसरा आप लोगों के परिप्रेक्ष्य में है, अन्यथा नहीं लेंगे, जो कॉस्मेटिक्स है उसका यूज़ बहुत बढ़ गया है। जो फीमेल्स खास करके कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, और जो कॉस्मेटिक्स है आपने तो लगाया, परमानेंट तो है नहीं। आप जाएंगी नहाएंगे तो सारा कॉस्मेटिक्स धुलेगा, धुल के फिर वो नदी नाले के थ्रू ग्राउंड वाटर में जाएगा। और कॉस्मेटिक्स का भी जो वेस्ट है वो भी डिटेक्ट किया मैंने, कि बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का जो प्रोडक्ट है जो हार्मफुल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, वो ग्राउंड वाटर में है और आप उसको पी रही हैं। तो ये इन चीज़ों का प्रयोग कम से कम, दवा बहुत ज़रूरी हो तब करना चाहिए, फालतू दवा नहीं खाना चाहिए। किसी नॉन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर के सलाह पर दवा नहीं खाना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर सलाह दे अच्छा तब दवा खाइए, और उतना ही दवा खाइए जितना का ज़रूरत हो। कॉस्मेटिक्स का यूज़ करिए, महिलाओं के लिए प्रसाधन जरूरी है, लेकिन लिमिटेड कीजिए। आपका जो नेचुरल ब्यूटी है उसका बराबरी कोई कॉस्मेटिक नहीं कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ इन बातों में कि नेचर ने, जो प्रकृति ने आपको बनाया, जिस रूप में बनाया, उसमें जो सुंदरता है
वो कॉस्मेटिक्स से नहीं बढ़ाया जा सकता है। वो अलग ब्यूटी है, आँख देखने वाले के आँख पर डिपेंड करता है वो क्या देख रहा है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल से आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करना बंद कर दीजिए, लेकिन थोड़ा कम करिए। ये सब फार्मास्यूटिकल वेस्ट हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, ये सब ये इमर्जिंग कॉन्टेमिनेंट्स में आ जाता है। मतलब तो सुविधाओं का उपयोग करें लेकिन लिमिटेड में जितना से काम चल जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे पार्टी वगैरह में देखता हूँ कि बहुत सारी औरतें इतना मेकअप कर लेती हैं कि वो कुरूप दिखने लगती हैं। एक्सेसिव मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है। वो लगता नहीं पूरा एकदम लाल पीला ऐसे किए हुए हैं, तो उससे अच्छा वो बिना इसके लगती। तो प्रयोग कीजिए, ठीक है, कोई उत्सव है करिए, लेकिन रोज ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाने के में बहुत मेकअप का क्या जरूरत है, पार्टी में भी जाना है। इस सिलसिले में आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी कि अगर बात की, जैसे कि आपने भी बताया कि पहले के लोग ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर पर निर्भर करते थे, आज हमारे पास कई सुविधाएं हैं, कई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन अगर पहले के मुताबिक आज कंपेयर करें तो पहले लोग स्वस्थ थे, वातावरण भी स्वच्छ था। आज सुविधाएँ होने के बावजूद हम स्वस्थ भी नहीं हैं और हमारा वातावरण भी स्वच्छ नहीं है, तो कहाँ कमी रह जा रही है? कमी वही है कि पहले हम लोग प्रकृति के बीच रहते थे जी, प्रकृति ने हम लोग को बनाया है और हम लोग की सुरक्षा के लिए बहुत साधन बनाया है जी, और हम लोग का शरीर प्रकृति के हार्मोनी में था जी, तो प्रकृति हम लोग का टेक केयर करती थी। धीरे धीरे हम लोग प्रकृति से दूर हो गए, आर्टिफिशियल लाइफ जीने लगे। ऑफिस एयर कंडीशन, कार एयर कंडीशन, घर एयर कंडीशन जी, तो ये जो आर्टिफिशियल लाइफ हम लोग जीने लगे प्रकृति से हटकर, इस आर्टिफिशियल लाइफ से थोड़ा आपको आराम तो मिला, लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता गया। आप थोड़ा भी बाहर गए, नॉन एसी एरिया में गए, तो आपको तुरंत बीमारी हो गया। तो पहले के लोग स्वस्थ इसलिए रहते थे, एक तो फिजिकल मेहनत बहुत करते थे, दूसरा प्रकृति के बीच रहते थे, खाना नेचुरल खाते थे। आज तो सब पैकेट फूड आता है, प्रिजर्वेटिव उसमें डाला रहता है। तो आप ही बताइए कि चावल अगर आपका खेत से आया, आपने खाया और उसकी जगह पर उसको प्रिजर्वेटिव डाल के रखा हुआ है, पैक करके रखा हुआ है, बड़ा सुंदर स्टोर में डाला हुआ है, आपने तो समझा कि हम तो हाई क्वालिटी का चीज़ ले रहे हैं। लेकिन आप ही बताइए कि अगर प्रकृति ने बनाया किसी चीज़ को तो वो शुद्ध है या नहीं? वो तो शुद्ध है, लेकिन आपने उसको प्रिजर्वेटिव डाल के 1 साल तक चलाया। तो 1 साल पुराना जो भोजन होगा या जो भी चीज़ को आप प्रिजर्व करेंगी उसमें तो कुछ ना कुछ रिलीज होगा ही। प्लास्टिक के बॉटल में आप स्टोर करें तो माइक्रो प्लास्टिक रिलीज होगा। प्लास्टिक का जो भी कचरा है उसको जला दी तो उससे धुआं निकला, वो भी पॉइजनस है, वो भी कार्सिनोजेनिक है। तो ये मेन है कि आप ठीक है वक्त आराम करिए, ये इतना भी आराम नहीं करिए कि प्रकृति से बिल्कुल अलग हो जाइए। उसके साथ भी समय बिताइए, थोड़ा वॉक कीजिए, थोड़ा साइकिल चलाइए। मैं पहले साइकिल भी चलाता था, लेकिन अभी तक मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ संडे को। मेरा ये पैसन है और मेरा उम्र ज़्यादा हो गया है, 73 ईयर्स हो गया, लेकिन मैं रॉयल इनफील्ड बुलेट अभी भी चलाता हूँ संडे के दिन, केवल अपने को एक्सपोज करने के लिए प्रकृति, क्योंकि कार में तो एक्सपोज होते नहीं है। तो वर्किंग डे में हम कार से जाते हैं, वो भी खुद ड्राइव करते हैं, अपने चलाते हैं, और संडे को हम बुलेट चलाते हैं केवल इसीलिए कि हमको एक्सपोजर मिले। हम ऐसा नहीं हो जाए कि हम बाहर को धूप लगे हमको और हम बीमार हो जाए। तो ये सब करने से थोड़ा थोड़ा आराम भी करिए, लेकिन बिल्कुल एकदम कट ऑफ नहीं हो जाइए। तो मेरा सभी दर्शकों को ये सलाह होगा कि आप आराम करिए, आराम के लिए आपने मेहनत किया है, लेकिन ऐसा भी आराम नहीं कीजिए कि आपके स्वास्थ्य पर उल्टा असर हो जाए, रिवर्स इफेक्ट हो जाए। जी, जैसा कि हम सभी देखते हैं कि हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, हम हर छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए तकनीकों पर भी आश्रित हैं। बिल्कुल। ऐसे में हमें क्या कुछ प्रावधानों को अपनाना चाहिए या क्या कुछ कार्य करने चाहिए जिससे आधुनिकता भी बनी रहे और हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे? बैलेंस करना होगा, हार्मोनी रखना होगा। मतलब ये नहीं है हम बोल रहे हैं कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज करिए ही नहीं जी। आज के दिन में कोई इंटरनेट के बिना रह नहीं सकता है, ज़रूरी हो गया है, पार्ट हो गया है। अगर आप नौकरी करती हैं या पढ़ाई करती हैं तो आपके लिए इंटरनेट, गूगल ये आवश्यक हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम है कि टू मच हो गया है। जैसे हम लोग जब बच्चे थे तो मेरे पिताजी चिंतित रहते थे कि मेरा बेटा घर कब आएगा, क्योंकि हमारा समय तो रोड पर ही बीतता था ज़्यादा पढ़ाई के दौरान। अभी के गार्जियन जो हैं वो चिंता करते हैं कि मेरा बेटा घर से बाहर कब जाएगा, क्योंकि वो तो दिन भर टैब पर, कंप्यूटर पर चिपका रहता है, सेल फोन पर। आप छोटे बच्चों को देखें, माता पिता भी दोषी हैं, बच्चे को इंगेज रखने के लिए वो पकड़ा देते हैं अपना सेल फोन। और 2 साल 2.5 साल का बच्चा इतना स्पीड से सेल फोन को, स्मार्टफोन को यूज़ करती हैं कि हमको लगता है कि हम आउटडेटेड हैं। वो तो एडिक्ट हो गया,
एडिक्ट हो गया तो बाहर नहीं जाएगा, आउटडोर गेम नहीं खेलेगा, खाली दिन भर इंडोर गेम खेलेगा। तो इंडोर गेम खेलने में क्या एक्सरसाइज होगा? आप हू हा कर रहे हैं, कार चला रहे हैं स्क्रीन पर, तो वो तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। तो हमारा कहना है कि देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड नेचर। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो एसेंशियल, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। ऐसा नहीं करें कि टेक्नोलॉजी के चलते आपका आँख खराब हो जाए, आपका दिमाग सोचने नहीं लायक नहीं हो जाए। जैसे मैंने गूगल के बारे में बता रहा था कि आज है कि कुछ भी जाइए गूगल से निकाल लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, हो गया काम खत्म। आपका दिमाग तो काम किया नहीं कुछ, आपका दिमाग का एक्सरसाइज नहीं हुआ, सब कुछ गूगल ने कर दिया। तो सब कुछ गूगल से ही करवा लीजिएगा तो आपका दिमाग धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा। तो पूरा अपना दिमाग को भी एक्सरसाइज कीजिए, शरीर का भी एक्सरसाइज कीजिए, दोनों को प्रकृति के बीच में लाइए, तब आपका सामंजस्य रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। मैं 73 साल का हूँ, अभी भी ठीक हूँ। इसका कारण मेरा बचपन है। बचपन में बहुत मैं प्रकृति के बीच रहा हूँ, अभी भी जाता हूँ, और यही कारण है कि आज के दिन में हमको न ब्लड प्रेशर है, न शुगर है, मैं स्वस्थ हूँ और बाहर मैं प्रकृति के बीच में समय बिताता हूँ। तो ये चीज़ हर आदमी को डेवलप करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था कि हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाएगा। ओजोन डे मनाने का हर साल एक थीम दिया जाता है। इस साल का थीम है फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग द क्लाइमेट चेंज। ये बहुत रिलेटेड चीज़ है। आप पूछेंगे कि ओजोन लेयर और क्लाइमेट चेंज में क्या संबंध है, तो ओजोन के बारे में मैं दो बातें बताना चाहूँगा। पहले कि ओजोन कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का ही एक फॉर्म है। ऑक्सीजन में O2 होता है, 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है। ओजोन में 3 रहता है। जैसे O2 बोलते हैं ना, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, और O3, तो इतना ही का फर्क है। लेकिन ओजोन का रोल अलग है, ऑक्सीजन का रोल अलग है। ऑक्सीजन आपके लिए जीवनदायिनी है, ओजोन दोनों है। जैसे ओजोन नॉर्मली स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है, पृथ्वी के सतह से 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की दूरी पर ओजोन का एक लेयर है। काफ़ी मोटा लेयर था जो उस समय में खास करके अंटार्कटिका के ऊपर वो डिप्लीट होने के चलते थोड़ा थिन होते गया, गैप हो गया, जिसको ओजोन होल बोलते हैं। जी। ओजोन लेयर का बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक तो सूर्य की रोशनी आती है पृथ्वी पर। सूर्य की रोशनी में बहुत सारी किरणें होती हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण बगैर सूर्य की रोशनी का नहीं होगा। लेकिन उसमें बहुत सारा रेज है जो बहुत हार्मफुल भी है हमारे लिए, जैसे यूवी रेज। तो यूवी रेज को वो रोक देती है। यूवी रेज अगर हमारे तक पहुंच जाए, ओजोन होल अगर डिप्लीट हो जाए, होल हो जाए, तो वो आपके स्किन कैंसर के लिए भी कारक हो सकता है। तो एक तरह से वो सुरक्षा प्रदान करता है, फिल्टर कर देता है कि आपके लिए जो ज़रूरी है सूर्य के स्रोत से प्राप्त एनर्जी वो आप तक पहुँचे, जो आपके लिए घातक है उसको रोक दे। इसलिए ओजोन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन साथ में ओजोन 2 तरह का होता है, गुड ओजोन, बैड ओजोन। जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है 10 से 40 किलोमीटर के दूरी पर, वो है गुड ओजोन, जो आपको सुरक्षा दे रहा है। लेकिन ओजोन कुछ आपके इर्द गिर्द भी मिल जाएगा, आपके कमरे में मिल जाएगा, रोड पर मिल जाएगा। और ओजोन अगर धरती पर है तो पॉल्यूटेंट है। वो एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाता है, जो AQI बोलते हैं। इसमें बहुत चीज़ होता है, धूल कण होता है, PM 2.5 होता है, लेकिन ओजोन भी होता है। तो डिपेंड करता है कि ओजोन कहाँ है। यहाँ है, आपके इर्द गिर्द है, ज़मीन पर है, तो आपके लिए घातक है, बैड ओजोन हो गया। वही ओजोन है, केमिकली वगैरह सब कुछ। ऊपर है तो आपको सुरक्षा दे रहा है। इसलिए हम लोग को ज़रूरी है कि अगर हम ओजोन लेयर को नहीं सुरक्षा करेंगे तो वो धीरे धीरे डिप्लीट होगा, होल होगा, और उसके चलते बहुत सारा रेज अंदर आएगा, जो आपके स्किन के लिए तो बुरा है ही, ह्यूमन हेल्थ के लिए तो बुरा है ही, प्लांट के लिए बुरा है। लेकिन साथ में एक और है कि उसके आने से, उस तरह के रेज के आने से टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ग्लोबल टेम्परेचर, जिसको आप ग्लोबल वार्मिंग बोलती हैं। तो ओजोन लेयर डिप्लीट होने के चलते ग्लोबल वार्मिंग भी होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्लाइमेटिक चेंज होगा। इसीलिए साल 2 चीज़ को टैग किया गया है 2 नाम में, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। अगर आप ओजोन लेयर को नहीं बचाएंगी तो क्लाइमेट चेंज का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, वो और स्पीड ज़्यादा हो जाएगा वार्मिंग के चलते, और कई नई समस्याएं आ जाएंगी। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था जो ओजोन डिप्लीशन हुआ, जिसके चलते लोग इस आगाह हुए, इसके प्रति जागरूक हुए कि ये बहुत सारे गैसेस के चलते भी होता है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत कॉमन है, जो रेफ्रिजरेशन के लिए यूज होता था।
एसी का संख्या बढ़ गया, फ्रिज का संख्या बढ़ गया, हम लोग सोचे नहीं कि क्या रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसका जो सर्जन हुआ वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने लगा, ओजोन को ख़त्म करने लगा। और उसके चलते अब तो बहुत सारा चीज़ बैन भी हो गया है, कुछ सेफ्टी मेजर भी लिया गया है, और पहले की तुलना में ओजोन लेयर में सुधार भी हुआ है। और इसीलिए और आवश्यकता है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे ओजोन लेयर पर प्रभाव पड़े। हम लोग के अर्थ पर रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए इस लेयर का होना आवश्यक है। अगर ओजोन लेयर को पूरी तरह से हटा देंगी तो ना हम लोग जिंदा रह पाएंगे पृथ्वी पर, और ना पेड़ पौधे ठीक से ग्रो कर पाएंगे। तो लाइफ का एग्जिस्टेंस ओजोन लेयर पर डिपेंड करता है। सूर्य बहुत शक्तिमान है, और उनका शक्ति इतना है कि सारे शक्ति को अगर हम पर डाल दिया जाए तो हमारे लिए वो जीवन दायनी नहीं होगा, बल्कि जीवन घातक हो जाएगा। तो नहीं होता है कि आप स्क्रीन करते हैं, फिल्टर करते हैं कि आपके लिए क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है। इसीलिए ओजोन लेयर का इतना महत्व है, और हम लोग का जिम्मेवारी बनता है कि उसको प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल। अगर बात करें आपके शोध कार्य की, तो आपके कई शोध कार्य प्रकाशित हैं और आपने कई शोध कार्य पे कार्य भी किया, उसमें से एक ट्रिब्यूट गंगा भी है। यह शोध कार्य किस प्रकार समाज के लिए हितकर है, संक्षेप में बताएं। ट्रिब्यूट गंगा हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया कर रहे हैं, रादर प्रोसेस में है। ये बिहार, बंगाल, यूपी तीनों स्टेट में हो रहा है। बंगाल में IIT खड़गपुर कर रहे हैं, बिहार में हम कर रहे हैं, यूपी में टेरी कर रही है। इसका मुख्य मकसद है गंगा के तटीय क्षेत्र में आर्सेनिक का स्रोत क्या है उसका पता करना। मैंने पहले ये बताया था आपको कि ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक है, जिसके चलते बहुत कैंसर होता है, गॉल ब्लैडर कैंसर होता है, लेकिन उसका जियोलॉजिकल रीजन ठीक पता नहीं है, बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। तो ट्रिब्यूट गंगा जो हम लोगों ने लिया प्रोजेक्ट, उसका मुख्य कारण था इसका जियोलॉजी जानना कि आखिर इसका स्रोत कहाँ से आ रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारा बोरहोल्स किया पूरे यूपी, बिहार और बंगाल में, और सारे बोरहोल्स का जो लॉग मिला उसका केमिकल एनालिसिस भी कर रहे हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस भी कर रहे हैं, और अल्टीमेटली ये पता लगाने का भी कोशिश कर रहे हैं कि किस स्तर पर आर्सेनिक बहुत ज़्यादा है, जिससे कि एक सेफ एक्वीफर हम लोग डिसाइड कर सकें कि इतने गहरे पानी में अगर हम ट्यूबवेल को गाड़ेंगे तो हमको पानी बिना आर्सेनिक का मिलेगा, क्योंकि हर एक लेवल पर आर्सेनिक का पानी नहीं है, एक सर्टेन डेप्थ पर है, फिर नहीं है। तो बोरवेल के थ्रू हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, वो 3rd ईयर हम लोग का चल रहा है, काफ़ी बोरहोल कर लिया है, केमिकल एनालिसिस लोग कर चुके हैं। हम लोग एक गाइडलाइन देंगे कि किस एरिया में कितने डेप्थ पर अच्छा पानी मिलेगा, और ड्रिलर्स को हम लोग गाइड करेंगे कि भाई तुम ड्रिलिंग करो। अगर जैसे मान लीजिए पटना में ड्रिलिंग करना है, एक गाइडलाइन बना देंगे कि पटना में इतने डेप्थ पर तुमको अच्छा पानी मिलेगा। तो इससे स्वास्थ्य का, मानव स्वास्थ्य का रक्षा होगा, और बगैर फिल्टर किए हुए आप शुद्ध पानी का लाभ उठा सकेंगे। ये मकसद है ट्रिब्यूट गंगा का। ट्रिब्यूट गंगा इसलिए हम लोगों ने दिया कि ये प्रॉब्लम सबसे अधिक गंजेटिक प्लेन में ही है, आर्सेनिक का समस्या, और यूपी में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है, बांग्लादेश में भी है, आसाम में भी है। हज़ारों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, बहुत तरह का बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। इसीलिए मैंने इस प्रोजेक्ट को लिया है, काम कर रहे हैं हम लोग। जी, अगर आज के समय की बात करें, जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ते जा रहा है, ऐसे में चलते चलते हमारे दर्शकों को 2 शब्दों में किस प्रकार से उन्हें जागरूक करना चाहेंगे कि अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें? एक ही संवाद है मेरा जनता से कि जन भागीदारी की जरूरत है आज के दिन में। सरकार को मदद करें, केवल क्रिटिसाइज नहीं करें। सरकार अपना काम कर रही है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी अपना काम कर रहा है, लेकिन इस काम को गति देने के लिए आपकी भागीदारी की ज़रूरत है। आप जहाँ भी रहें, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कदम लें तो ये मल्टीप्लाई करेगा। क्योंकि हम लोग 140 करोड़ हैं इंडिया में, हर भारतवासी अगर कुछ ना कुछ करे पर्यावरण को ठीक रखने के लिए, तो इस समस्या का निदान हो सकता है। हम ऑप्टिमिस्ट हैं, अभी भी हम लोग के कंट्रोल में हम लोग रिवर्ट बैक कर सकते हैं। तो मेरा ये प्रेयर होगा कि आप भी कंट्रीब्यूट करें, जनभागीदारी से इस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। जी बिल्कुल। अशोक जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों के साथ इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण बातें साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक्स।
तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर अशोक घोष, पूर्व अध्यक्ष बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिनसे हमने जाना कि किस प्रकार हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं और साथ ही साथ खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला आपसे जानने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।